तो क्या कह रहे हैं, द अशोकन पिलर एंड रॉक एडिक्ट्स डिस्क्राइब द मीनिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ धम्मा। अशोका के समय के जो पिलर्स हैं यानी जो खंभे हैं और रॉक एडिक्ट्स यानी चट्टानों के ऊपर जो उसमें लिखाई है, डिस्क्राइब द मीनिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ धम्मा, उसमें धम्मा पॉलिसी के का मतलब और उससे जुड़े हुए नियम कानून लिखे हुए हैं। अशोकास धम्मा वॉज इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। अशोका की जो धम्मा पॉलिसी है वो बुद्धा के उपदेशों से, लॉर्ड भगवान बुद्ध जो थे उनके उपदेशों से ये प्रेरित है, इंस्पायर्ड है धम्मा पॉलिसी अशोका की। इट डिड नॉट इन्वॉल्व एनी इलेबोरेट रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस। इसमें किसी भी तरीके का कोई रीति रिवाज या कोई भी बलिदान का इलेबोरेशन नहीं है। इट एम्फसाइज्ड प्रॉपर मॉरल कंडक्ट। इसमें केवल बहुत ही जो नैतिक है, जो मॉरल चीज़ है, ये जो अच्छी बातें हैं, केवल उन पर जोर दिया गया है। एम्फसाइज मतलब जोर दिया गया है। थ्रू धम्मा, धम्मा के ज़रिए अशोका आज इस पीपल, अशोका ने अपने लोगों से कहा, बी जनरस एंड अवॉइड सेल्फिशनेस, हमेशा दयालु रहो लोगों के प्रति, और जो स्वार्थी सेल्फिशनेस जो है उसको एकदम स्वार्थ को छोड़ दो, उसको ख़त्म कर दो। मेंटेन अ हाई मॉरल कैरेक्टर, अपना जो नैतिक चरित्र है, आपका जो कैरेक्टर है उसको हमेशा बहुत ऊंचा बना करके रखिए, कोई आपको बुरा ना कहने पाए। बी ऑनेस्ट एंड नॉन पार्शियल, हमेशा ईमानदार रहें और पार्शियलिटी ना करें, किसी के साथ भेदभाव ना करें। बी काइंड, दयालु रहें, जेंटिल, सज्जन रहें, एंड हेल्पफुल, और हमेशा लोगों की मदद करें। लेड अ सिंपल लाइफ, सादा जीवन जिए। फॉलो नॉन वायलेंस, कभी हिंसा ना करें यानी लड़ाई झगड़ा ना करें। बी पेशेंट, हमेशा पेशेंट रखिए, अपने पेशेंस रखिए, यानी पेशेंस का मतलब क्या हुआ कि हमेशा जो है अपने अंदर थोड़ा रुके रहिए, किसी चीज़ के लिए जल्दबाजी ना करें, ठीक है, एहतियात बरतें। प्रमोट पीस एंड हार्मनी, और हमेशा शांति को और एकता को बढ़ावा देते रहें, प्रमोट करते रहें। ये इनकी पॉलिसी धम्मा जो थी उसके क्वालिटीज़ हैं ये। अब देखिए स्प्रेड फॉर धम्मा। धम्मा को फैलाने के लिए अशोका ने क्या किया, उसकी जो पॉलिसी थी धम्मा, उसने अशोका ने क्या किया, क्या कह रहे हैं, अशोका वांटेड हिज पीपल टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ धम्मा। अशोका ये चाहता था कि वास्तव में धम्मा की जो पॉलिसी है उसको लोग उसके कॉन्सेप्ट को जानें, ठीक है, कॉन्सेप्ट यानी वास्तव में वो कहता क्या है, धम्मा की क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, वो लोग जानें और समझें। एंड टू अडॉप्ट धम्मा इन देयर लाइफ, तो जीवन में धम्मा को उतार लें। सो ही टुक मेनी मेजर्स, इसलिए उसने बहुत सारे ऐसे कोशिशें करी तो स्प्रेड धम्मा, जिससे धम्मा को फैलाया जा सके। सम ऑफ विच हैव बीन मेंशन्ड बिलो। अब जो काम उसने किया उसमें से कुछ नीचे आपको दिए गए हैं। ही लेड बाई एग्जाम्पल एंड फॉलोड द प्रिंसिपल्स ऑफ धम्मा इन हिज डेली लाइफ। उसने ही लेड बाई एग्जाम्पल, उसने खुद ही अपने जीवन को धम्मा में के जो नियम कानून थे उसमें ढाल करके, अपने डेली लाइफ में इसको ढाल करके लोगों को उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया। ही गेव अप द लग्जरियस एंड प्लेजरेबल लाइफ, उसने अपना बहुत ही शाही और खुशी का जो उसका जीवन था उसको उसने छोड़ दिया। दैट ही लेड बिफोर द कलिंगा वार, जो कि कलिंगा की लड़ाई से पहले वो जिस तरीके से जीता था वो सारी शान शौकत उसने छोड़ दी। ही अपॉइंटेड धर्म महात्मत्राज और रिलीजियस टीचर्स एंड मिशनरीज टू स्प्रेड धम्मा। उसने धर्म महामत्रास यानी धर्म को फैलाने वाले लोग या धार्मिक अध्यापक, धार्मिक टीचर्स को अपॉइंट किया, जिन्हें मिशनरीज भी कहा जाता था, जिससे कि धम्मा को फैलाया जा सके। अशोका प्रोपेगेटेड हिज आइडियाज़ एंड धम्मा इन प्लेसेस। अशोका ने अपने आइडियाज़ को और धम्मा जो पॉलिसी थी उसको जगह जगह फैलाया, जैसे कि बोधगया और लुम्बिनी। एंड आल्सो हेल्प द पुअर एंड नीडी, और गरीब और ज़रूरत पड़ने वाले लोगों को मदद भी करता था। ही इशूड रॉक एंड पिलर एडिक्ट्स, उसने बहुत सारी चट्टानों के ऊपर बहुत सारे पिलर्स बनवाए, जिसमें उसने बहुत सारी चीज़ें लिखी धम्मा को लेकर के। ठीक है, मोस्ट ऑफ दीज एडिक्ट्स वर रिटन इन प्राकृत विच वॉज ईजिली अंडरस्टूड बाई पीपल। ज़्यादातर जो ये लिखावट थी ये प्राकृत भाषा में लिखी जाती थी, जो कि बहुत ही आसानी से लोगों के समझ में आ जाया करती थी। ही प्लेस्ड दीज एडिक्ट्स इन पब्लिक प्लेसेस, उसने इन लिखावटों को लोगों की जगहों पर लगवाना शुरू किया, जैसे कि बाज़ारें, मंदिर,
वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल कुड रीड देम, जिससे कि बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस लिखावट को पढ़ सकें। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, इनका राजकाज कैसा था मौर्य डायनेस्टी का। द मौर्यन एम्पायर हैड इस्टेब्लिश्ड अ हाई सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्य साम्राज्य में जो सेंट्रलाइज सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा सेंट्रलाइज था। मौर्यों का जो राजकाज था वो बहुत ही ज़्यादा सेंट्रलाइज था, यानी सारी की सारी पावर केवल एक राजा के हाथ में थी। द किंग वॉज द सुप्रीम अथॉरिटी, यहाँ पर राजा सबसे ज़्यादा सर्वोच्च शक्तिमान होता था, सर्वशक्तिशाली होता था। एंड वॉज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड प्रोटेक्ट हिज पीपल, और जिम्मेदार होता था कि लोगों का जो सामाजिक नियम कानून है उसको बनाए रखे और लोगों की सुरक्षा करे। द वेलफेयर ऑफ द पीपल वॉज ऑल्सो द किंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों की भलाई करना भी राजा की ही जिम्मेदारी होती थी, सम्राट की ही जिम्मेदारी होती थी। ऑल्दो द किंग हेल्ड एब्सोल्यूट पावर, हालांकि जो शक्ति थी वो सारी की सारी राजा के ही हाथ में थी, लेकिन फिर भी ही वॉज असिस्टेड बाई अ मंत्री परिषद और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसकी मदद एक मंत्रिमंडल करता था जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्री परिषद भी कहा जाता था। द रेवेन्यू डिपार्टमेंट वॉज हेडेड बाई अ समहर्ता और चीफ रेवेन्यू कलेक्टर। रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी टैक्स वसूलने का जो काम था वो डिपार्टमेंट समहर्ता करता था, या उसे मुख्य राजस्व जमाकर्ता भी कहा जाता था। चीफ रेवेन्यू कलेक्टर हिंदी में बोलते हैं मुख्य राजस्व जमाकर्ता, राजस्व को टैक्स कहते हैं। रेवेन्यू का दूसरा मतलब होता है टैक्स, कर। हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू, और ये जो समहर्ता होता था इसी की जिम्मेदारी होती थी कि जो भी टैक्स है उसको वो वसूल करें। द सनिधता और रॉयल ट्रेजरर वॉज इन चार्ज ऑफ द रॉयल ट्रेजरी, ऐसे ही एक आदमी, एक अधिकारी होता था इनके समय में जिसे सनिधता कहा जाता था या फिर शाही खजांची कहा जाता था। वॉज इन चार्ज ऑफ द रॉयल ट्रेजरी, जो कि शाही खजाने का ध्यान रखता था। द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू इंक्लूडेड, टैक्स वसूलने के जिन चीज़ों से टैक्स वसूला जाता था उसमें लैंड हो गया, ज़मीन से टैक्स वसूला जाता था। ट्रेड यानी जो लोग व्यापार करते थे उनसे टैक्स लिया जाता था। एंड इनकम फ्रॉम फॉरेस्ट, जंगलों से बहुत सारी इनकम आती थी। माइनिंग, खनन करने से यानी ज़मीन में खुदाई करने से जो चीज़ें मिलती थी उन पर टैक्स लगाया जाता था। फाइन्स, बहुत सारे जुर्माने लोगों के ऊपर लगाए जाते थे। जो ड्यूटीज़ थी अलग अलग, जैसे कस्टम ड्यूटीज़ हो गया, उस पर टैक्स लगता था। एंड गिफ्ट्स, और जो तोहफे वगैरह बनते थे उन पर भी टैक्स लगाया जाता था, उनसे भी रेवेन्यू वसूला जाता था। आज भी हम लोग इसी तरीके के टैक्स भरते हैं। द मौर्यन एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस, मौर्य जो साम्राज्य था वो आगे चलकर छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। एंड वॉज रूल्ड बाई रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंटेड बाई द किंग, और उसमें ऐसे रिप्रेजेंटेटिव होते थे, रिप्रेजेंटेटिव यानी जिनको राजा अपॉइंट करता था, चुनता था, उनको रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता था। यानी जो असिस्टेंट होते थे राजाओं के, वो इन छोटे छोटे राज्यों को संभालते थे, जिनको मंत्री भी कह सकते हैं आप। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर मोस्टली मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली, ये जो रिप्रेजेंटेटिव या राजा के द्वारा जो लोग चुने जाते थे जिन्हें प्रतिनिधि कहा जाता है, प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव को हिंदी में कहते हैं प्रतिनिधि। तो ये जो हैं ज़्यादातर शाही परिवारों से ही लिए जाते थे। दीज प्रोविंसेस वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, ये छोटे छोटे राज्य आगे चलकर जिलों में बटे हुए थे। द ऑफिशियल्स अपॉइंटेड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल वर रिस्पॉन्सिबल फॉर जुडिशियल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। द ऑफिशियल्स, जो अधिकारी जिला स्तर पर यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चुने जाते थे, उनकी जिम्मेदारी होती थी कि न्याय से जुड़े हुए और राजकाज से जुड़े हुए सभी कामों को वो करें। एंड इंक्लूडेड ऑफिशियल्स लाइक राजुकाज एंड युक्ताज, और जो अधिकारी इनमें शामिल थे उन्हें राजुकाज या युक्ताज के नाम से जाना जाता था। द राजुकाज एंड युक्ताज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, राजुकाज और युक्ताजों की जिम्मेदारी होती थी कि नियम और कानूनों को मेंटेन करके रखें। अलॉन्ग विद कलेक्टिंग टैक्सेस, इसके साथ साथ वो सभी तरीके के टैक्स भी वसूल करते थे। एंड मेजरमेंट ऑफ लैंड, और ज़मीनों को नापते भी थे, यानी जिन किसानों को ज़मीनें दी जाती थी खेती करने के लिए उनको नाप करके दी जाती थी। ये नहीं कि ऐसे ही ज़मीन उठा करके दे दी कि जाओ उस पर तुम करो जा करके खेती, ठीक है। इस तरीके से ज़मीन का मेजरमेंट करके लोगों को खेती करने के लिए दिया जाता था, फिर उस ज़मीन से टैक्स वसूला जाता था। ए हेडमैन वॉज इन चार्ज ऑफ अ विलेज, गांव का मुखिया जो होता था उसे हेडमैन कहा जाता था, जिसके अंडर में जिसके चार्ज में गांव होता था उसे हेडमैन कहते थे। विच वॉज द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, और जो विलेज होता था ये सबसे छोटी राजकाज की यूनिट होती थी, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि प्रोविंसेस होते थे, जो एम्पायर था वो छोटे छोटे प्रोविंसेस में बटा हुआ था। उसके बाद ये फिर डिस्ट्रिक्ट में बटने लगा, डिस्ट्रिक्ट, अब विलेज की बात हो रही है, यानी जो ज़िले थे वो आगे चल करके डिस्ट्रिक्ट जो है वो विलेज में बटी हुई थी, ठीक है। और ये सबसे स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी। ही वॉज असिस्टेड बाई ए विलेज काउंसिल, अब ये जो
मुखिया होता था, हेडमैन होता था। इसमें गांव का ही लोगों का एक काउंसिल होता था, ठीक है। काउंसिल एक ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, काउंसिल को बोलते हैं ग्रुप ऑफ पीपल दैट असिस्टेड द हेडमैन टू रन अ विलेज, यानी गांव को चलाने के लिए ऐसे लोगों का ग्रुप जो कि हेडमैन की मदद करता था, उसे विलेज काउंसिल कहा जाता था। द विलेज हेडमैन वॉज चोजन बाय द विलेज, गांव का जो मुखिया होता था उसे गांव के लोग ही या गांव वाले ही चुनते थे। अब सेना के बारे में जानेंगे मौर्यन डायनेस्टी की। ए लार्ज पार्ट ऑफ द रेवेन्यू वॉज यूज टू मेंटेन अ पावरफुल आर्मी। लार्ज पार्ट ऑफ रेवेन्यू यानी जो टैक्स वसूला जाता था उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा का इस्तेमाल बहुत शक्तिशाली सेना को मेंटेन करने के लिए किया जाता था। द मौर्य एम्पायर कंट्रोल्ड द लार्ज आर्मी, मौर्य जो साम्राज्य था ये बहुत बड़ी आर्मी को कंट्रोल करता था, जिसमें बहुत सारे सैनिक होते थे, हाथी होते थे, घोड़े होते थे और चैरियट्स यानी रथ होते थे, रथ। द मेन फंक्शंस ऑफ द आर्मी, आर्मी के जो मेन काम होते थे वो क्या थे? वॉज मेंटेन इंटरनल हार्मनी, यानी देश के अंदर, साम्राज्य के अंदर किसी भी तरीके की कोई अनेकता ना हो, सब एकता में रहें, यूनाइट रहें। एंड टू फेस एक्सटर्नल थ्रेट्स, और जो बाहरी खतरे हैं यानी बाहर के लोगों से जो खतरा होता था, डेंजर होता था, उसका सामना करने से बचने के लिए आर्मी का इस्तेमाल किया जाता था कि आर्मी जो है हम लोगों को बचा लेगी। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज के अनुसार, मेगास्थनीज अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ग्रीक एम्बेसडर था ये। देयर वॉज अ वॉर काउंसिल, मेगास्थनीज के अनुसार एक वॉर काउंसिल होता था, यानी लड़ाई करने के लिए भी, वॉर को लड़ने के लिए भी एक ग्रुप ऑफ पीपल होता था, विच है 30 मेंबर, जिसमें 30 लोग होते थे। एंड वाज डिवाइडेड इनटू 6 बोर्ड्स, और ये जो काउंसिल होता था वो 6 बोर्ड में बटा हुआ होता था, ऑफ 5 मेंबर्स ईच, जिसमें हर बोर्ड में 5 मेंबर होते थे। एंड इंक्लूडेड द इन्फेंट्री, जिनके पास इन्फेंट्री होती थी, कैवेलरी और वॉर चैरियट्स। इन्फेंट्री बोलते हैं तलवार वगैरह रखने की जो कमरे होते थे। कैवेलरी भी आपका इसी से रिलेटेड है, जिसमें कवच वगैरह रखे जाते थे। पुराने राजा लोग लोहे का कवच क्या पहनते थे, तो इन्फेंट्री और कैवेलरी इसी से रिलेटेड है। इस तरीके के रूम होते थे, उसमें बहुत बड़े बड़े, इनमें सब हथियार वगैरह और बाकी चीज़ें रखी जाती थी, लड़ाइयों में जो इस्तेमाल होते थे। वॉर चैरियट्स यानी युद्ध में जिन पर बैठ करके लड़ाई करी जाती थी, ऐसे रथ, उनको वॉर चैरियट्स कहते थे, रथ, ठीक है। पुराने समय में रथ का इस्तेमाल होता था। एलिफेंट, हाथी घोड़े। द वॉर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, युद्ध में लड़ने के लिए जो ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल होता था। एंड ए फ्लीट, एंड द फ्लीट बोलते हैं आपका आर्मी के दल को, सेना के छोटे से दल को, छोटी सी सदस्यों को फ्लीट कहते थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी सब मौर्यन डायनेस्टी में देखने को मिलती थी। द अर्थशास्त्र टेल्स अस दैट द एंटायर आर्मी वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेनापति और कमांडर इन चीफ। क्या कह रहे हैं? अर्थशास्त्र जो कहा हमारी किताब है जिसे चाणक्य ने लिखा था, उससे ये पता चलता है कि पूरी की पूरी सेना जो है वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेनापति और कमांडर इन चीफ। सारी की सारी सेना जो है सेनापति या कमांडर इन चीफ यानी जो मुख्य सेना का अधिकारी होता था उसके अंडर में काम करती थी, जिसे सेनापति कहते थे। वेरियस वीपन्स, अलग अलग तरीके के हथियारों का इस्तेमाल होता था, लाइक बिग सोर्ड्स, जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी तलवारें, स्पेयर्स यानी भाले, जेवलिन भी आपका भाले ही बोलते हैं, जिनमें आगे तीर लगा होता था नुकीला नुकीला। एंड बोज एंड डोरोस, और धनुष और बाण वर यूज्ड इन वॉर्स, इनको लड़ाई में इस्तेमाल किया जाता था। द मौर्यन एम्पायर हैड अ वेल डेवलप्ड एस्पियोनेज सिस्टम टू कीप द किंग वेल इन्फॉर्म्ड और इंट्रोड्यू rebellion and corruption, and not only in the royal household but also in different parts of the empire. मौर्य जो साम्राज्य था हैड अ वेल डेवलप्ड एस्पियोनेज सिस्टम। एस्पियोनेज यानी इन्फॉर्मेशन, सूचना को, इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इनका सिस्टम बहुत बड़ा था। टू कीप द किंग वेल इन्फॉर्म्ड, राजा को पता चल सके, जिससे कि इंट्रोड्यू यानी जो भी उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं या अलग अलग चीज़ें जो उसके बारे में गलत बोल रहे हैं लोग, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्म करने के लिए। रिबेलियन यानी राजा के खिलाफ कौन है, राजा का विद्रोह कौन कर रहा है, उसके लिए बुरा कौन बोल रहा है, ठीक है। एंड करप्शन, और भ्रष्टाचार, करप्शन आप लोग जानते ही हैं, गलत सलत काम करने वाले लोग, ठीक है, उल्टे सीधे काम करने वाले लोगों के बारे में इन्फॉर्म करना। इंट्रोड्यू, राजा के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है। रिबेलियन यानी राजा के खिलाफ कोई खड़ा हो रहा है, ये राजा अच्छा नहीं है, इसको हटाओ यहाँ से। इस तरीके से जुड़ी हुई जो इन्फॉर्मेशन थी उसको एस्पियोनेज सिस्टम यानी इन्फॉर्मेशन सिस्टम या नोटिस सिस्टम जो था मौर्यन एम्पायर का, वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप था। नॉट ओनली इन द रॉयल हाउस होल्ड, केवल शाही घराने में ही ऐसा नहीं था,
ठीक है, यानी महल में ही ये सब चीज़ें नहीं चलती थी, बल्कि ऑल्सो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर, साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में भी इस तरीके का ही एस्पियोनेज सिस्टम फैला हुआ था। अब देखिए पाटलिपुत्र द मौर्यन कैपिटल, पाटलिपुत्र के बारे में बात करेंगे जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। पाटलिपुत्र वॉज द कैपिटल ऑफ द मौर्यन एम्पायर, पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल सोर्सेज, ऐतिहासिक जो साधन हैं उनके अनुसार अजातशत्रु वॉज द फर्स्ट किंग हु एस्टैब्लिश्ड पाटलिपुत्र एज द कैपिटल ऑफ मगध। अजातशत्रु पहला ऐसा राजा था जिसने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी के रूप में इस्टेब्लिश किया था। इट वॉज सराउंडेड बाई अ वुडन वॉल, ये चारों तरफ लकड़ी की दीवार से घिरा हुआ था। विच हैड 64 गेट, जिसमें 64 गेट बने हुए थे और 570 टावर्स थे। इन हिज बुक इंडिका मेगास्थनीज हैड डिस्क्राइब्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र, मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में पाटलिपुत्र के राजकाज के बारे में डिस्क्राइब किया है डिटेल में, यानी विस्तार पूर्वक, बहुत ही बड़े पैमाने पर अच्छे से लिखा है। द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वॉज लुक्ड आफ्टर बाई अ कमिटी ऑफ 30 मेंबर्स, शहर का जो राजकाज होता था उसमें लोगों की एक कमेटी जो कि 30 मेंबर्स की होती थी वो उसकी देखभाल करती थी। कमेटी वही ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, तो 30 मेंबर्स इस ग्रुप में होते थे, कमेटी यानी ग्रुप में होते थे जो कि शहर का राजकाज संभालते थे। द कमेटी वॉज डिवाइडेड इंटू 6 बोर्ड्स, ये ग्रुप आगे चल करके 6 बोर्ड्स यानी ग्रुप्स में और बटा हुआ था। ईच कंप्राइजिंग 5 मेंबर्स, इन बोर्ड्स में 5 मेंबर्स होते थे ईच में। ईच बोर्ड वॉज रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, हर बोर्ड के पास एक अलग तरीके के डिपार्टमेंट को संभालने की जिम्मेदारी होती थी। कंफर्ट एंड सिक्योरिटी ऑफ फॉरेनर्स, विदेशी लोग जो लोग आते थे उनके आराम के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, मृत्यु और जन्म यानी जो लोग मर रहे हैं और जो लोग जन्म ले रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अलग डिपार्टमेंट होता था। फॉरेनर्स यानी विदेशियों की सुरक्षा के लिए और उनको आराम देने के लिए अलग डिपार्टमेंट होता था। इंडस्ट्री यानी उद्योग धंधे जो होते थे उनका डिपार्टमेंट अलग होता था। ट्रेड एंड कॉमर्स यानी व्यापार और रुपए पैसे से जुड़े हुए काम करने के लिए अलग डिपार्टमेंट होता था। कलेक्शन ऑफ टैक्सेज एंड रेवेन्यू, टैक्स को इकट्ठा करना और राजस्व को वसूलने का, कलेक्ट करने का जो विभाग होता था, डिपार्टमेंट होता था, वो अलग होता था। इंस्पेक्शंस ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, यानी मौर्य समाज में मौर्यों के साम्राज्य में जो सामान तैयार किया जाता था, गुड्स मतलब सामान, मैन्युफैक्चर तैयार किया जाता था, जो चीज़ें बनती थी उनकी जांच करने के लिए अलग डिपार्टमेंट होता था। उनकी जांच करी जाती थी, पहले उनको इंस्पेक्ट किया जाता था, चेक किया जाता था, उसके बाद लोगों के ख़रीदने के लिए मार्केट में भेजा जाता था। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो है सबके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट मौजूद थे और इनका एक बोर्ड होता था जिसमें 5 मेंबर्स होते थे। द रेन ऑफ अशोका लास्टेड फॉर 50 ईयर्स, अशोका का जो शासनकाल था वो अगले 50 सालों के लिए तक चला। आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका, अशोका की मृत्यु के बाद एटलीस्ट 7 किंग्स रूल्ड, 7 राजाओं ने और राज किया। एंड ऑल ऑफ देम वर इनकम्पिटेंट, और जितने भी उसमें थे वो इनकम्पिटेंट थे, यानी प्रतियोगी राजा नहीं थे, उनके अंदर राजकाज को संभालने की पावर नहीं थी। द लास्ट किंग ऑफ मौर्यन डायनेस्टी वॉज बृहद्रथ, आखिरी जो मौर्य साम्राज्य का राजा था वो बृहद्रथ था। हु वॉज असैसिनेटेड बाई जनरल पुष्यमित्र, जिसे उसके सेना नायक ने यानी आर्मी के चीफ पुष्यमित्र ने जिसकी हत्या कर दी थी, मर्डर कर दिया था। असैसिनेशन मतलब कत्ल कर देना, तो बृहद्रथ जो था उसका कत्ल उसी के सेना नायक जनरल पुष्यमित्र ने कर दिया था। हु स्टार्टेड अ न्यू डायनेस्टी, इसके बाद पुष्यमित्र ने एक नए साम्राज्य की स्थापना करी जिसे शुंग साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। इसलिए कहीं कहीं किताबों में आप अभी हायर स्टडीज़ में पढ़ेंगे कि पुष्यमित्र के साथ शुंग भी जुड़ा होता है। पूरा नाम इसका है पुष्यमित्र शुंग, इसी ने आगे चल करके शुंग साम्राज्य की स्थापना करी। ये आपका चैप्टर हो गया, या शुरुआत करी कह सकते हैं, ठीक है, ये आपका चैप्टर हो गया। नेक्स्ट टर्न, थैंक यू वेरी मच।